अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 2। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का। एक लेक्चर हो गया है और एक आज का लेक्चर है। इन दो लेक्चर में चैप्टर एंड हो जाएगा, तो आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ से हमने एंड किया था वहीं से आगे से हम स्टार्ट करते हैं, आगे से देखते हैं क्या है। तो इसके बाद हमारे पास जो एक और क्वेश्चन बनता है, जहाँ से हमने एंड किया उसके आगे से बनता है मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदान जो थे उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कौन कौन सी उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन की। वो 3-4 आपकी बुक में लिखे हुए, तो वही हमने डिस्कस करने। तो सबसे पहले हमारे पास है जाबिर बिन हयान। इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये ईरान में पैदा हुए। ये इन्होंने वर्क किया था सबसे ज्यादा केमिस्ट्री पर। जाबिर बिन हयान ईरान में पैदा हुए थे। इन्होंने सबसे ज्यादा वर्क किया था केमिस्ट्री पर और इन्होंने 2 बुक्स लिखी थी। एक बुक्स थी अल नबातात, जो इन्होंने प्लांट्स के ऊपर लिखी थी, और एक और बुक थी हमारे पास अल हैवान, जो इन्होंने एनिमल्स के ऊपर लिखी थी। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, एमसीक्यूज पूछ लेते हैं या आपसे किसी एक साइंटिस्ट के बारे में पूछ लेंगे, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते ये। तो जाबिर बिन हयान ने 2 बुक्स लिखी हैं, अल नबातात और अल हैवान। अल नबातात प्लांट्स पे, अल हैवान एनिमल्स पे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अब्दुल मलिक असमाई। अब्दुल मलिक असमाई जो है, इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, उन बुक्स के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है। उन्होंने जो बुक्स लिखी थी, पहली बुक के अल खैल, अल खैल में लिखी थी हॉर्स के ऊपर, अल इबिल कैमल के ऊपर, अल शात शीप के ऊपर, भेड़ जो होती है, अल वहूश एनिमल्स के ऊपर लिखी थी, खलकुल इंसान इंसानों के ऊपर लिखी थी। इनके बीच में इंपॉर्टेंट यही होता है कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी और किस चीज के ऊपर लिखी थी। ये एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछ लेते हैं। इसके बाद आखिर हमारे पास है बू अली सीना। बू अली सीना ने मैथमेटिक्स में काम किया था, एस्ट्रोनॉमी में काम किया था। इनको कहा जाता था कि इन्होंने मेडिसिन में बहुत काम किया था। बहुत सारी हमारे पास बीमारियां थी जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था। जैसे एक हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है ट्यूबरक्लोसिस, ये लंग्स डिजीज होती है, इसको आइडेंटिफाई इन्होंने किया था। इसके अलावा इन्होंने 2 बुक्स लिखी हैं, आपकी बुक में मेंशन है अल कानून एंड अल शिफा। तो ये 3 मुस्लिम साइंटिस्ट है और इनकी बुक्स जो है इंपॉर्टेंट ये आपने एमसीक्यूज के लिए देखने, इसलिए मैंने सिर्फ ये बीच में लिखा हुआ है कि जाबिर बिन हयान ने ये बुक्स लिखी हैं, अब्दुल मलिक असमाई ने ये बुक्स लिखी हैं और बू अली सीना ने ये बुक्स लिखी हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी 1-2 मरतबा देख ले तो याद हो जाता है ये स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर का क्वेश्चन है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये बताते हैं कि एक जानदार जो है वो किस तरह बना। एक थ्योरी, इसमें एक किस्म की थ्योरी बताते हैं ना कि जानदार है वो इस चीज से होते 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 मतलब एंड में जाके बताते हैं कि एक जानदार किस तरह से बना। अब स्टार्ट से मैं बताता हूँ, आप बताएं मुझे इस दुनिया की सबसे छोटी चीज क्या है। इस दुनिया की सबसे छोटी चीज अभी तक हमारे पास जो अभी तक मिली है, इन्वेंट हुई है, वो है एटम। एटम एग्जांपल ले लें आप, ऑक्सीजन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन द अर्थ। एटम के अंदर भी होते हैं पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब कि हमने सिंपल सा लिया, एटम जो है वो सबसे छोटी चीज है। अब एटम एग्जांपल में ऑक्सीजन हमने ले लिया। ऑक्सीजन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, मैग्नीशियम वगैरह, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे 118 हमारे पास एलिमेंट है, तो उनके एटम भी होंगे। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब एटम और एटम मिलकर बना देते हैं मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन था, एक और ऑक्सीजन मिल गया, क्या बन गया? O2। एटम और एटम मिलकर बना देते हैं मॉलिक्यूल, O2 बन गया। पहले सिर्फ ऑक्सीजन था, अब O2 बन गया। अब मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज अ स्मॉल। अब एक मॉलिक्यूल ले रहा, एक मॉलिक्यूल ले रहा, एक मॉलिक्यूल आपस में मॉलिक्यूल मिलते मिलते बना लेते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का वर्ड जब आता है, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो लार्ज साइज के होते हैं। अब मॉलिक्यूल ने मिलकर बना दिया मैक्रो मॉलिक्यूल। अब एग्जांपल में हमारे पास में देख लो, हमारे पास प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास फर्स्ट करें, मैं प्रोटीन की एग्जांपल देता हूँ। जो प्रोटीन होती है उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनमें साथ साथ पाया जाता है नाइट्रोजन। इसलिए कहते हैं कि प्रोटीन इज अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो प्रोटीन के अंदर क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन के अंदर पाया जाता है सी, मतलब C4, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये सब क्या है हमारे पास? ये सब हमारे पास एलिमेंट है। एलिमेंट किस चीज से मिलके बनते हैं? एटम से मिलके बनते हैं। तो एटम ने मिलके मॉलिक्यूल बनाया और मॉलिक्यूल ने मिलके बना दिया मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जांपल हमारे पास बन गई है प्रोटीन।
अब मुझे बताएं ये प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? प्रोटीन एक जानदार के अंदर पाई जाती है। अब प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट, ये चार चीजें मिलकर बना देती हैं एक सेल। एक सेल जो होता है उसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, वो बनी होती है लिपिड से। अंदर न्यूक्लियस होता है, वो बना होता है न्यूक्लिक एसिड से। उसके अलावा उसके अंदर राइबोसोम होते हैं, डीएनए वगैरह होते हैं, ये मिलके बने होते हैं प्रोटीन से। मतलब ये चार मेन चीजें जो मिलकर क्या बना देती हैं? सेल। अब हमारे पास क्या बन गया बेटा? सेल बन चुका है। एटम से स्टार्ट हुए थे, मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, इसके बाद सारा आसान है। मेन चीज ये चीज थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि किस तरह से होता है, एटम किस तरह मिलते हैं, मॉलिक्यूल वगैरह। तो यहाँ पर आके हमारे पास बन जाता है सेल। एग्जाम्पल है हमारे ब्रेन का सेल, ब्रेन सेल। अब एक जैसा सेल आपस में मिलके बना देते हैं टिश्यू। ब्रेन का सेल था तो वहां पर टिश्यू बन गया। जब ब्रेन का सेल था तो टिश्यू किसका बनेगा? ब्रेन का बनेगा। तो एक जैसे सेल ने मिलके बना दिया टिश्यू। अब टिश्यूज ने आपस में मिलके बना दिया ऑर्गन। अब ऑर्गन, एक ऑर्गन था, एक ऑर्गन फर्स्ट करें ब्रेन था। अब ऑर्गन आपस में मिलके बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे एग्जांपल में हमारे पास ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या आता है? हमारे पास ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं नर्वस सिस्टम। यहां तक हमारे पास पूरा सिस्टम बन गया। अब सिस्टम आपस में मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। मैं जानदार हूं, मेरे अंदर एक सिस्टम है जिससे मैं देख रहा हूं, एक सिस्टम है जिससे मैं बोल रहा हूं, एक सिस्टम है जिससे मेरी फूड हजम होती है, एक सिस्टम है जिससे मैं सोचता हूँ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। मतलब सिस्टम मिलके क्या बना देते हैं? एक जानदार बना देते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म बन गया, फर्स्ट करो मेन बन गया। अब मेन अकेला है। अब मेरे जैसे और भी इंसान आ जाए तो हमारी क्या अकेला आ जाएगी? हमारी यहाँ क्या बन जाएगी? हमारी बन जाएगी आबादी। आबादी मतलब हमारी बन जाएगी पॉपुलेशन। फिर से देखें, एटम, मॉलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल। अब इसके बाद बनता है सेल, सेल मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम मिलके बना देते हैं एक मुकम्मल जानदार। और एक जैसा जानदार, पहले एक मेन था, अब इस जैसे और भी आ जाएंगे तो ये बन जाएगी पॉपुलेशन। अब ये एक एरिया है, यहाँ पर इंसान भी रहते हैं। फर्स्ट करो एनिमल्स भी आ गए। पहले सिर्फ एक जैसे इंसान थे, स्पीशी थी। स्पीशी मतलब एक जैसे जानदार एक ही माहौल में, स्पीशी कहते हैं। पहले सिर्फ स्पीशी थी, सिर्फ मेन थे। अब साथ में क्या हो गया? और भी जानदार आ गया। एक माहौल में दो डिफरेंट किस्म के जानदार रहें, एक ही माहौल में दो डिफरेंट किस्म के जानदार रहें तो इसको हम कहते हैं कम्युनिटी। सिर्फ पॉपुलेशन, एक जैसे जानदार। अब दो अलग किस्म के जानदार कहलाती है कम्युनिटी। अदर एनिमल्स भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसके बाद जो अब जानदार हैं, पहले एक किस्म का था पॉपुलेशन, अब दो किस्म के हो गए, ये बन गए कम्युनिटी। अब जानदार माहौल के बगैर नहीं रह सकता। जानदार और माहौल दोनों लिंक है, जानदार और माहौल आपस में लिंक हैं। तो जब हम कहेंगे लिविंग प्लस एनवायरनमेंट, जानदार को उसके माहौल के साथ मिलाएंगे तब वो कहलाएगा इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम एक ये वाला है, एक इकोसिस्टम अमेरिका का है, एक इकोसिस्टम और किसी मुल्क का है। मतलब इकोसिस्टम एक यहाँ का इकोसिस्टम, एक वहां का इकोसिस्टम मिल के आपस में मिल के क्या बना देते हैं? अर्थ। हमारा जो अर्थ है, पूरी जमीन है, इसमें क्या है? इसमें अलग अलग इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के हमारे पास एक कम्युनिटी, उसके अंदर पॉपुलेशन, फिर जानदार रहते हैं अंदर। तो इस तरह से पूरे एक मुकम्मल जानदार बन जाता है। एंड में हमारे पास आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब द पार्ट ऑफ अर्थ, पूरी अर्थ हमारे पास बन जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा आने के चांसेस इसके सबसे ज्यादा होते हैं। बहुत ही आसान से है, स्टेप को आपने फॉलो करना है। आपको पता है सबसे छोटा एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया, मैक्रोमोलिक्यूल, अब सेल बन गया। जब सेल बन गया आगे सारा आसान है। सेल ने मिलकर बना दिया टिश्यू, और टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड फाइनली बायोस्फीयर। तो ये वाला क्वेश्चन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बाद हमारे पास है जानदार की टाइप्स। जानदार कितने किस्म के होते हैं? जानदार तीन किस्म के होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर कौन से वाले जानदार होते हैं? ऐसे जानदार जिनका पूरा जिस्म एक सेल से मिलके बना हो। ऐसे जानदार जो किससे मिलके बने हो? सिंगल सेल से मिलके बने हो। सिंगल सेल होने के बावजूद
इनमें डाइजेशन भी होती है, रिस्पिरेशन भी होती है, मूवमेंट भी होती है, रिप्रोडक्शन भी होती है। मतलब एक मुकम्मल मल्टी सेलुलर जानदार जो एक्टिविटीज कर रहा होता है वो इनमें भी होती है, लेकिन इनके लेवल के मुताबिक होती है। मतलब ऐसे जानदार जो एक सेल से मिलकर बने हुए उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल में हमारे पास बैक्टीरिया, अमेबा, पैरामीशियम वगैरह एक सेल वाले जानदार। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल। ऐसे जानदार जो होते तो यूनिसेलुलर है, मतलब जिनकी पूरी बॉडी एक सेल से मिलके बनी होती है, तो फिर हमें इन्हें यूनिसेलुलर क्यों नहीं कहते? होते यूनिसेलुलर ही हैं, लेकिन बेटा एक यूनिसेलुलर होता है जो अलग रहता है, और कुछ ऐसे यूनिसेलुलर होते हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, आपस में मिलजुल कर बना देते हैं एक कॉलोनी। एक कॉलोनी बना देते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, तभी इन्हें कहते हैं कॉलोनियल। इसमें यूनिसेलुलर लिव टुगेदर, साथ मिलजुल कर रहते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास वॉलवॉक्स है, आगे हमारा लेक्चर भी होगा, डिस्कस करेंगे वॉलवॉक्स क्या होता है। तो वॉलवॉक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे जानदार जिनका जिस्म बना होता है मेनी सेल से, जिस तरह हम हो गए, हमारा जिस्म बना होता है बहुत सारे सेलों से। अच्छा, इसके बारे में एक और चीज बतानी है, जो ये वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता। मतलब ये क्या होता है? मतलब ये होता है कि हर सेल अपना काम खुद करता है, हर सेल अपना काम खुद करता है, किसी दूसरे के आश्रय पे नहीं रहता। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, इनमें जो वर्क होता है, जो काम होता है, उसकी डिवीजन नहीं हुई होती, हर सेल अपना काम खुद करता है। लेकिन जो मल्टीसेलुलर होते हैं इनकी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर हुआ होता है। मेरी बॉडी है, मेरे हाथ ने एक अलग काम करना है, मेरे मुंह ने एक अलग काम करना है, मेरी आंख ने अलग काम करना है, हमारी बॉडी में डिवीजन ऑफ लेबर हुए होते हैं, लेकिन इनमें नहीं होते हैं। तो मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? ऐसे जानदार जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉग एंड प्लांट। तो ये तीन किस्म के जानदार हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के एंड में 4 ऑर्गेनिज्म ऐड किए गए, मस्टर्ड प्लांट, फ्रॉग, वॉलवॉक्स, अमेबा। तो मस्टर्ड प्लांट क्या होता है? हमारे पास जो सरसों का पौधा होता है, सरसों का पौधा, इसको कहते हैं मस्टर्ड प्लांट। इसका बायोलॉजिकल नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। आमतौर पर इसे कहा जाता है सरसों। अच्छा, इसकी जो फसल लगती है किस सीजन में लगती है? विंटर सीजन में लगाई जाती है इसकी फसल। इस प्लांट की जो लंबाई हो सकती है वो होती है 1 से लेकर 1.5 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। अच्छा, एक प्लांट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं उसके रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं। इन पार्ट्स को हम यूज करते हैं एज अ वेजिटेबल, इसको हम खाते हैं। और एक पार्ट होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम यूज करते हैं एज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसको हम यूज नहीं करते। तो एक प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो उसके होते हैं फूल, उसके फ्लावर, और इसका जो बीज होता है, बीज से निकलता है ऑयल जो हम यूज करते हैं। आसान से या एंड में बहुत आसान से बस इसके पॉइंट निकालने और आपने बना के लिखना है। जिस तरह मैंने बनाया इस तरह भी बना लें कि इसका साइंटिफिक नेम ये है, इस सीजन में लगाया जाता है, इतनी लंबाई है। एक प्लांट के 2 पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट में रूट, स्टेम और लीव्स आते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर आते हैं और इसके बीज से निकाले जाते हैं ऑयल। और ये एक मल्टी सेलुलर है। प्लांट्स जितने भी हमारे पास वो मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास आती है फ्रॉग, मेंढक। मेंढक भी मल्टी सेलुलर है, इसका भी एक साइंटिफिक नेम है, इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ फ्रॉग। अच्छा, ये फ्रॉग के बारे में कहा जाता है कि ये जमीन पर भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि फ्रॉग एक रेप्टाइल है और रेप्टाइल की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये जो फ्रॉग है, नहीं सॉरी, फ्रॉग जो एक एम्फीबिया है। एम्फीबिया ऐसे होते हैं कि जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। तो फ्रॉग की स्किन बहुत पतली होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। इस वजह से ये क्या करता है, बाहर निकलता है, हल्की सी धूप लगती है, पानी के अंदर चला जाता है, पानी में जाता है, थोड़ा टेम्परेचर लो होता है, फिर बाहर आ जाता है। पूरी जिंदगी यही काम करता रहता है ये। इसके अलावा ये जो फ्रॉग का स्ट्रक्चर होता है किस तरह होता है? इसका हेड होता है और इसका पेट होता है, पेट को कहते हैं ट्रंक। इसकी नेक नहीं होती। आप देखें जो फ्रॉग होती है इस तरह माउथ होता है और पीछे इसका होता है ये पेट वगैरह, एब्डोमेन वगैरह होता है। इसको कहते हैं हेड और इसको कहते हैं ट्रंक।
फ्रॉग में नेक नहीं होती, नेक फ्रॉग में नहीं होती। इसके अलावा इनको भूख लगती है तो क्या खाते हैं, ये खाते हैं इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े खाते हैं। और फ्रॉग एक मल्टी सेलुलर जानदार है, तो इसकी बॉडी बनी होती है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से। इसी वजह से स्टूडेंट्स को फ्रॉग का डायसेक्शन जो होता है वो करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि डायसेक्शन में बच्चे देख लेते हैं कि फ्रॉग के अंदर कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम वगैरह हैं, तो इनमें भी बिल्कुल वैसे सिस्टम होते हैं जैसे इंसानों में होते हैं। तो ये दो जानदार है, मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। राना टिग्रिना इसका साइंटिफिक नेम है। कहाँ कहाँ पर रहते हैं, पानी और जमीन दोनों पे रहता है। इसके हेड होती है और ट्रंक होता है, नेक नहीं होती, इसलिए इंसेक्ट्स वगैरह खाकर अपना पेट भरता है, कीड़े मकोड़े खाता है। मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो ऑर्गेनिज्म और हैं, ये दोनों यूनिसेलुलर हैं। इससे पहले हमने जो देखे वो दोनों मल्टीसेलुलर थे। तो पहले हमारे पास है अमेबा। अमेबा क्या होता है, अमेबा यूनिसेलुलर है, इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, यूनिसेलुलर एक सेल वाला होता है। और ये पाया कहाँ जाता है, वाटर में पाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। ऐसे वाटर में जहाँ पर मट्टी होती है, मतलब ऐसा पानी जो फ्रेश वाटर नहीं होता, ये ज्यादातर फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता। तो स्टेगनेंट वाटर, जब बारिश होती है पानी रुक जाता है, उस वाटर में अमेबा पाया जाता है। और इसके अलावा अमेबा को जो साइज होता है वो होता है 0.25 mm। इसकी अपनी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप का होता है अमेबा, इरेगुलर शेप का होता है, ठीक है। वाटर में पाया जाता है, इसका साइज होता है 0.25 mm तक होता है। इसके अलावा अमेबा की बॉडी के दो रीजन होते हैं, एक बाहर वाला रीजन होता है जिसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और एक अंदर वाला रीजन होता है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। इसके अलावा जब अमेबा को मूवमेंट करनी होती है तो इसकी तो वैसे कोई शेप नहीं होती, तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी के इतने से पार्ट्स को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है, इस तरह का एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है। अब होता क्या है, इस बॉडी के अंदर जो भी कुछ होता है वो यहाँ पर आ जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता अमेबा जो यहाँ पर था वो यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीडोपोडिया। तो अमेबा मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में, इतनी चीजें लिखी हुई हैं कि अमेबा एक यूनिसेलुलर है, पाया कहाँ जाता है, वाटर में, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। इसका साइज होता है 0.25 mm, और इसकी बॉडी के दो रीजन होते हैं, बाहर वाला एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला एंडोप्लाज्म। इसको मूवमेंट करनी होती है तो यूज करता है सीडोपोडिया को। इसके अलावा अमेबा जो है वो इंसानों के लिए नुकसानदेह होता है। अगर ये हमारे नोज से या माउथ से हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो हमें स्टमक में जाता है और हमारे स्टमक को अपसेट कर देता है। इससे एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं एंटेरोबिएसिस। उसके लिए मेडिसिन एक आती है एंटामेजोल वगैरह, फिर वो यूज करते हैं। तो मतलब ये नुकसानदेह होता है हमारे लिए। इसके बाद एक और जानदार है, ये भी यूनिसेलुलर ही है, ये है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्जाई। ये एल्जाई होता है, एल्जाई आल्सो कॉल्ड प्लांट्स लाइक। जिस तरह प्लांट होते हैं लेकिन प्लांट ट्रू होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रू नहीं होती हैं लेकिन प्लांट की जैसी मिलती जुलती होती हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्जाई। तो वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन एल्जाई। अच्छा, मैंने बताया था कि हमारे पास ऐसे जानदार भी होते हैं जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो वॉलवॉक्स जो है ये भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और इनकी एक कॉलोनी में 50,000 तक सेल हो सकते हैं। इनकी जो होती है, इनकी जो कॉलोनी होती है वो किस तरह से होती है, इस तरह से राउंड बनाते हैं, यहाँ पर ही पाए जाते हैं, अंदर इधर अंदर भी होगी, अंदर भी बनाई होगी कॉलोनी। एक सेल इसका किस तरह से होता है, इस तरह से इसका सेल होता है, और एक सेल के ऊपर होते हैं 2 फ्लैजिला। ये पाया कहाँ पर जाता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और इसकी बॉडी में होते हैं 2 फ्लैजिला। देखो एक सेल है, ऊपर एक फ्लैजिला, एक और फ्लैजिला, तो मतलब एक वॉलवॉक्स के ऊपर 2 फ्लैजिला होते हैं, और ये पाया फ्रेश वाटर में जाता है। इसके अलावा ये ऑटोट्रोफिक है, ये अपना फूड खुद बनाता है। एल्जाई जो होते हैं वो भी ऑटोट्रोफिक होती हैं, अपना फूड खुद बनाती हैं। एल्जाई मैंने क्या कहा, प्लांट के जैसे होती हैं। तो जब प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं तो एल्जाई भी अपना फूड खुद बनाती हैं, तो ये भी अपना फूड खुद बनाते हैं। इसके अलावा नॉट हार्मफुल, ये इंसानों के लिए कोई नुकसानदेह नहीं होते, ये में कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अलबत्ता अमेबा जो है ये नुकसान पहुंचाता है, हमारे स्टमक को अपसेट कर देता है, लेकिन वॉलवॉक्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये था अमेबा, वाटर में पाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर। इसका साइज ये होता है, एक्टोप्लाज्म, एंडोप्लाज्म, बॉडी के 2 रीजन होते हैं, मूवमेंट करता है सीडोपोडिया से। वॉलवॉक्स एल्जाई है, इसकी कॉलोनी में 50,000 तक सेल हो सकते हैं। फ्रेश वाटर में पाया जाता है, इसकी बॉडी के 2 फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ऑटोट्रोफिक होते हैं और इंसानों के लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं।
तो आज हमारे जो ये चैप्टर 1 है ये खत्म हो गया है। इसमें हमने आज हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और 3 किस्म के जानदार होते हैं, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, मल्टीसेलुलर, वो भी पढ़ा। और 4 जानदार थे हमारे पास, मस्टर्ड प्लांट, फ्रोग, अमेबा एंड वोल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आके चैप्टर एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई मसला हो, मेरे जो स्टूडेंट हैं जो मुझसे पढ़ते हैं उन्हें भी कोई मसला हो तो मुझसे यहाँ पूछ लें या स्कूल में पूछ लें, मैं उनको बता दूंगा। और आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वो बता दें, तो मैं उसकी प्रॉब्लम का आंसर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो प्रॉब्लम उसकी हल हो जाए। तो इसी तरह की वीडियोस मजीद आगे भी आएंगी। तो वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंच जाए, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। ऐसे बच्चे जो मतलब ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो वीडियो देखेंगे, उनका भी फायदा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।